सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है त्याग पत्र। जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। उनका यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में बहुत बड़ा स्थान मिला है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। अगर मैं बात करूँ जैनेंद्र कुमार के इस उपन्यास की तो 1937 में यह प्रकाशित हुआ है और जैनेंद्र को लोकप्रिय बनाने में इसका अहम योगदान रहा है। यह उनका लोकप्रिय और चर्चित उपन्यास है। मृणाल नाम का चरित्र इसमें है, जो भारतीय नारी की पीड़ाजनक स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। बड़ी मार्मिकता और यथार्थवादी दृष्टि का उद्घाटन जैनेंद्र कुमार ने इसमें किया है। कोई भी उपन्यास कितना सफल है या असफल है, इसका निर्णय हम उसकी समीक्षा के आधार पर करते हैं। और जैसा कि आप पहले से ही जानते हो, समीक्षा में 6 तत्व होते हैं जिसकी कसौटी पर इसको कसा जाता है कि इसमें उपन्यास के जो तत्व हैं वो सही से है या नहीं। पूरा मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल, उद्देश्य और भाषा। यह सारे तत्व हम डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जैनेंद्र कुमार के चरित्र चित्रण को देख लेते हैं, उनके जीवन को देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी रचना पर कवि या लेखक के जीवन का, उसकी सामान्य परिस्थितियों का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो हम देख लेते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म जो है 1905 में यूपी के अलीगढ़ के कोडियागंज जगह पर हुआ। उनका मूल नाम आनंदीलाल था। पद्म भूषण 1970 में उन्हें मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से वो पुरस्कृत हुए हैं। 1973 में उन्हें डिलीट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी थी। वो दार्शनिक हैं, गांधीवादी चिंतन का उन पर असर है, मनोवैज्ञानिक चिंतक हैं और प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जो निधन हुआ है वो 24 दिसंबर 1988 को हुआ है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, विवत, सुखदा। अगर उनकी कहानियों की बात करें तो फांसी, वातायन, पजेब, नीलम देश की राजकन्या, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन यहाँ मैं समझती हूँ इतना हमारे लिए काफ़ी है। सबसे पहले हम कथानक की बात कर लेते हैं। कथानक कहानी की विभिन्न घटनाओं को क्रमगत प्रस्तुति हमारे सामने लेके आता है, या हम कह सकते हैं कि कथानक घटनाओं का ताना बाना है जो पूरे के पूरे उपन्यास को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जैनेंद्र कुमार का जो ये उपन्यास है वो आत्मकथात्मक शैली में है। इसमें लेखक हैं जिनका नाम है MS दलाल और प्रमोद उनका असली नाम है। प्रमोद की आत्मकथा के रूप में इसमें दिखाया गया है। इसमें मेन पात्र हम प्रमोद को कह सकते हैं। प्रमोद की बुआ मृणाल, उनका प्रेम प्रसंग और उससे उत्पन्न हुए विवाद को इसमें दिखाया गया है कि उसके भाई और भाभी जो है उसकी शादी एक विदुर से कर देते हैं। मृणाल का शादी के बाद जो है अप्रसन्न रहती है, अपने पति से अपने पूर्व प्रेम की बात करती है, जिसके कारण उसके पति ने मृणाल को त्याग दिया और मृणाल का कोयले वाले के साथ भाग जाना, उसकी गर्भ धारण करना और ऐसा ही छोड़ देना, इस तरह की घटनाएं उपन्यास में प्रमुख रूप से आती हैं। और मृणाल का मिशन में लड़की को जन्म देना, बाद में लड़की की मृत्यु हो जाना और मृणाल का मिशन त्याग कर किसी अन्य शहर में चले जाना, डॉक्टर के यहाँ बच्चों की शिक्षिका बनना जैसी प्रमुख घटनाएं हैं। प्रमोद को अपनी बुआ से बार बार मिलना और अंततः गंदी बस्ती में असहाय छोड़ना, इस की एक जो टर्निंग पॉइंट हम इस कहानी का कह सकते हैं, जिसने प्रमोद के हृदय पर बहुत ही आघात किया। प्रमोद मृणाल की मृत्यु के पश्चाताप करता है और अपनी कठोरता, स्वार्थपरकता और अहमवादिता पर गलानी करता है। इसी कारण वह अपने पद से त्याग पत्र देता है और हरिद्वार में सन्यासी बनकर रहने लगता है। वहाँ वह
अपना नाम बदल देता है, सर एम दयाल के रूप में रखता है। कहानी का कथानक मृणाल के जीवन की त्रासदी और प्रमोद की मानसिक पीड़ा से जुड़ा हुआ है। जीवन की सार्थकता, पद प्रतिष्ठा, मान, धन संपदा, धन प्राप्ति अथवा दर्द से गुजर कर आत्मज्ञान प्राप्त करने की यह कहानी है। इसका मुख्य विषय है जिसमें मृणाल और प्रमोद जो हैं वो प्रमुख चरित्र चित्रण हैं। आइए हम पात्र और चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट में मैंने आपको कथानक में इसकी कहानी का सारांश रूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरे में पात्र और चरित्र चित्रण जो कि बहुत ही अहम तत्व होता है। उपन्यास के विभिन्न पात्रों के आचार विचार, उसके व्यवहार, गतिशीलता, उसमें नायक के गुण हैं या खलनायक के, बहुत सारे बिंदु पात्र और चरित्र चित्रण के माध्यम से उभर के सामने आते हैं। जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र उपन्यास एक लघु मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें पात्रों की संख्या बहुत ही सीमित दी गई है। उपन्यास में पात्रों की घटनाओं के घात प्रतिघात में विकसित नहीं किया जाता। पात्रों के आत्मचिंतन, उनके अंतर्द्वंद को चित्रित इसमें किया गया है। भाभी, बुआ, प्रमोद के पिता, प्रमोद सभी मानसिक दशा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालती हैं। प्रमोद का जो आत्मचिंतन है वो पाठक को अंदर से झकझोर देता है। प्रमोद अत्यधिक संवेदनशील पात्र है। उसकी माँ रूढ़ियों का शिकार और एक मध्यम वर्गीय नारी है। पिता माता तथा समाज के दबाव में बहन का अच्छा चाहते हुए भी उसकी शादी दूसरे किसी व्यक्ति से कर देते हैं। भाई भी संवेदनशील तो दिखाया गया है लेकिन बाह्य मर्यादाओं की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। कोयले वाले का चरित्र जो है ऐसे ही गढ़ा है, ज़्यादा विकास उसका नहीं किया गया है। मृणाल सर्वाधिक कष्ट सहन करती है और सामाजिक स्थितियों पर अपना मत रखती है। स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म सर्वोपरि होता है, इसलिए वह अपनी पूर्व प्रेम कथा से अपने पति को परिचित करवाती है। वही इस कथा की, इस उपन्यास की नायिका के रूप में दिखाई गई है। प्रमोद इस के नायक के रूप में हम इसको कह सकते हैं और मनोवैज्ञानिक धरातल को देखते हुए यह एक उत्कृष्ट उपन्यास कहा जा सकता है। देश काल और वातावरण की बात करें, संवाद योजना बहुत ही, तीसरा पॉइंट हमारा है संवाद योजना। संवाद योजना पात्रों को और उपन्यास को क्रमगत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो बहुत ही रोचक, छोटे छोटे पात्रानुकूल संवादों का प्रयोग किया गया है। मनोवैज्ञानिक कथा को गति प्रदान करने वाले और मनोवैज्ञानिक धरातल पर पात्रों के चरित्र चित्रण को अत्यधिक रूप से सफल बनाने का कार्य इन संवादों ने किया है। हम इसमें उदाहरण भी डाल सकते हैं, 2-4 छोटे छोटे, जैसे मर जाऊं तो भी याद रहेगा, मैं तब समझदार था, कहा ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छा एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगी तो तू आएगा? फौरन आऊँगा। किसी भी हाल में हुई तू आएगा? हाँ आऊँगा। तो सुन मैं कहती हूँ कि तू नहीं आएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बहुत ही अच्छे संवाद रखे गए हैं। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, देश काल और वातावरण की बात। उपन्यास के संदर्भ में देश काल, वातावरण यानी सभी तरह की चीज़ों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, परिस्थितियाँ होती हैं। उपन्यास में स्थान, समय और परिवेश होता है, तीनों चीज़ों को दिखाना जरूरी होता है। इस समय में समाज में ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है कि रूढ़िवादी समाज है। समाज में अनेक रूढ़ियाँ हैं, मर्यादा को तोड़ने वाले को हमेशा सजा भुगतनी पड़ती हैं। लोग उसे अपराधी वृत्ति के लोग जो है समाज में तिरस्कृत और निष्कासित
कर देते हैं। मृणाल के विचारों से सामाजिक मर्यादा को तोड़कर नए प्रयोग करने का अधिकार ऐसे लोगों पर आता है। सामाजिक मर्यादाओं और शिष्टाचार को निभाने की आवश्यकता उन्हें नहीं रहती। देश, काल और वातावरण की दृष्टि से त्यागपत्र उस समय का एक जीवंत और सफल उपन्यास कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। अनेक लड़कियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं। प्रेम विवाह को अच्छा नहीं समझा जाता। जाति के अंदर ही विवाह होने को अच्छा माना जाता है। इस प्रकार की चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं भाषा शैली की मैं अगर बात करूं तो इसकी भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा भावानुकूल और पात्रानुकूल है। छोटे छोटे कथनों के द्वारा इसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया गया है। भाषा में तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण इसमें पूरे में व्याप्त है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना सब शक्तियों का यथास्थान प्रयोग किया गया है। शैली की अगर बात करें तो कथात्मक शैली है। भावात्मक, प्रतीकात्मक, विचारात्मक, संवाद शैली का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो जब कोई लेखक किसी रचना का प्रणयन करता है तो उसके पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। तो त्यागपत्र एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसके उद्देश्य मैं इस प्रकार से मैंने पॉइंटों में निकाले हैं। सबसे पहले बात मैं करूं तो प्रमोद ने अपने जीवन की जो सार्थकता, जो पद है, पद, प्रतिष्ठा और पैसे को खोजता है, परंतु उसे लगता है कि यह सब कुछ सतही है, जरूरी नहीं है। देह और मन की पवित्रता इसमें दिखाई गई है। नारी की दुर्दशा पर विचार किया गया है। पारिवारिक संबंधों का सच इसमें उजागर करने की कोशिश की गई है। पारंपरिक नारी के मिथ को तोड़ने की कोशिश इसमें की गई है। जीवन की सार्थकता का प्रश्न इसमें हल करने की कोशिश की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। वास्तविक जीवन को स्वीकारने पर बल दिया गया है। लेखक का अंतर्द्वंद दिखाकर उसे दिखाया गया है कि पद, प्रतिष्ठा और पैसा एक सतही जीवन जीने के लिए अच्छा है, लेकिन आत्मिक शांति के लिए, अंतर्द्वंदों से उभरने के लिए आपको दैहिक और मन की शुद्धता का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित यह उपन्यास एक सफल उपन्यास है। वास्तव में अपने समय पर इसको सर्वाधिक पठनीय उपन्यास भी हम कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं दोनों चरित्र चित्रणों के बारे में बता सकती हूँ। मृणाल सबसे पहले सरल भोली बालिका है। दूसरी सच्चाई की मूर्ति है। पता होते हुए भी उसने अपनी सारी बातें अपने पति के सामने रखी। एक समाज सेविका के रूप में दिखाई गई है। स्वाभिमानी है, स्वच्छंद है और पीड़ा को सहन करने वाली है। ये सारी विशेषताएं हैं मृणाल की। वहीं मैं प्रमोद की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले स्नेही है, बाल रूप में दिखाया गया है। महत्वाकांक्षी है कि अपने पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता है। मृणाल के बुलाने पर भी वो नहीं आता है। सदाचारी है, चिंतक है और सबसे जो मुख्य विशेषता है, आत्मविश्लेषण करने वाला है, आत्मविश्लेषक है। तभी वो अपने पद से त्याग पत्र दे देता है और अपने जीवन की सार्थकता को समझ चुका है। जीवन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। त्यागपत्र उपन्यास भारतीय समाज में जो पवित्रता विषयक जो धारणा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। समाज देह की पवित्रता को सर्वोपरि रखता है, मन की पवित्रता को नहीं रखता है। यह जैसे एक जगह कहा भी गया है, वह जिसे शरीर देती है उसे मन भी देती है। उसका चरित्र पारदर्शी है और विभाजित व्यक्तित्व उसका नहीं है। वह मन की पवित्रता को ही सबसे ऊपर रखती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको त्यागपत्र से रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। प्रश्न यहाँ कई कंप्लीट होते हैं। जैनेंद्र कुमार का चरित्र चित्रण, साथ में 2 पात्रों का यहाँ जिक्र किया गया है, मृणाल और प्रमोद,
वहीं इसका उद्देश्य आप लिख सकते हो, इसका सारांश या सार। इसके अलावा जो इसके तत्व है, उपन्यास के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। यह सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं अगर आपको सारी की सारी स्टोरी पता होती है। धन्यवाद।